माता पिता के तौर पे सबसे बड़ा कंसर्न का जो विषय होता है वो ये होता है कि हमारे बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन कैसे लगे। जिस तरीके से टीवी, मोबाइल एंड वीडियो गेम के अंदर बच्चा इंटरेस्ट के साथ वो सारी चीज़ वस्तुओं को करता है, वैसे ही इंटरेस्ट के साथ उसकी पढ़ाई और उसके एग्जाम को किस तरीके से फेस करे। सो यही बात को ध्यान में रखते हुए मैं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए पावरफुल वीडियो लेकर आया हूं। बट यहां पर ये वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके बच्चे की एज एंड इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है जो आपका बच्चा फेस करता है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। सो मे बी कई बार वैसा होता है कि बच्चे पढ़ते तो है बट पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं बट पढ़ा हुआ उनको एग्जाम के समय पे याद नहीं आता। काफ़ी सारे बच्चे, उनको जब आप ओरली पूछते हैं सारी चीज़ें उनको याद आती हैं, बट जब उनको एग्जाम में लिखना होता है तो लिखते वक्त उनको याद नहीं आता। सो मे बी शायद टीवी का, मोबाइल का, लेजीनेस का, इसमें से कौन कौन सा चैलेंज है जो आपके बच्चे के लिए आप फेस करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बच्चे की एज एंड साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। एंड नाउ फ्रेंड्स, अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स है कि बच्चों को पढ़ाई को लेकर में भी जो भी आपके चैलेंजेस है वो क्यों खड़े हुए, एंड उसको लेकर साइकोलॉजिकल एक रिसर्च है मिशिगन यूनिवर्सिटी का, वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड वो जो रिसर्च है दोस्तों, उसके बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स के जिसके थ्रू आपका बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन लगेगा। एंड दोस्तों, ये जो रिसर्च है वो रिसर्च आपको बेहद ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है बच्चे की कोई भी बुरी आदत को छुड़ाने के लिए। सो मे बी टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, ऐसी कोई भी आदत से यदि बच्चे को दूर रखना चाहते हैं तो भी ये रिसर्च आपके लिए काम में आएगा। एंड एट द वेरी सेम टाइम मैं कहना चाहता हूँ मे बी स्टडी, मे बी हेल्दी फूड, मे बी स्लीपिंग टाइम, मे बी योगा, मे बी मेडिटेशन, मे बी प्रेयर, ऐसी कोई भी अच्छी हैबिट जो बच्चों में डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये मिशिगन यूनिवर्सिटी का रिसर्च बेहद ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब रिसर्च कुछ इस तरीके से है कि जहाँ पर एक लेबोरेटरी के अंदर 2 अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग सर्वे करने के लिए या रिसर्च करने के लिए डॉग्स को रखा गया है। एंड तकरीबन 3 से 4 दिन तक ये प्रयोग किया जाता है। जहां पर रूम ए के अंदर डॉग को रखा गया है, उसको जैसे ही भूख का एहसास होता है, उसको जैसे ही भूख लगती है, वो रूम के अंदर कोई भी एक कॉर्नर में आके रोटी गिरती है, और जैसे ही रोटी गिरती है ये डॉग वो रोटी को खाने के लिए दौड़ा हुआ वहां पर जाता है, और जैसे ही वो रोटी खाने की कोशिश करता है उसी समय पे उसको करंट का झटका लगता है और वो वहां पर से वापस आ जाता है। वो फिर से वो रोटी को खाने की कोशिश करता है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बट समहाउ उसको करंट का एक्सपीरियंस होने के कारण वो रोटी को इग्नोर या अवॉइड करना शुरू करता है। बट आधे पौने घंटे के बाद वो रोटी को जैसे ही छोड़ता है, रूम के और एक कॉर्नर के अंदर दूसरी रोटी आती है। ये सोचता है कि शायद इसमें करंट है, इसमें नेगेटिव एक्सपीरियंस है, उसमें नहीं होगा। एंड ये डॉग दौड़ा हुआ वहां पर जाता है और वहां पर जाते हुए रोटी को खाने की कोशिश करता है और वहां पर फिर से उसको करंट का एहसास होता है। ऐसा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार होता है और ऐसा नॉन स्टॉप 3 दिन तक हुआ। नाउ आफ्टर 3 days ऑफ टाइम ये डॉग के अंदर खड़े होने की भी क्षमता नहीं है। ये डॉग बैठा हुआ है रूम के कॉर्नर में, चारों तरफ रोटियां बिखरी पड़ी है, बट फिर भी वो रोटी को खाना नहीं चाहता। उसके मुंह के करीब अब ये जो करंट का जो झाल था, जो लाइक इलेक्ट्रोड से, वो सारे हटा लिए जाते हैं। एंड दोस्तों, उसको जेन्युइनली अच्छे से रोटी उसका पेट भरने के लिए दी जाती है, उसके मुंह के करीब रखी जाती है। वो खड़ा हो पाए वैसी ताकत नहीं है तो वो मुंह को फेर लेता है, बट वो रोटी को नहीं खाता। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि व्हाट डू यू फील, ऐसा क्यों हुआ? वो रोटी जहां पर अभी उसको करंट नहीं लगने वाला है, बट फिर भी ये जो डॉग है वो रोटी को नहीं खा रहा है, राइट? एंड वो मरने के लिए तैयार है, वो भूखा रहने के लिए तैयार है, बट समहाउ वो रोटी खाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू फील, ऐसा क्यों हो रहा है? और एट द वेरी सेम टाइम ये सेम बिल्डिंग के रूम बी के अंदर दूसरे डॉग के साथ कुछ दूसरा रिसर्च चल रहा था, और वो था कि वो डॉग को जैसे ही भूख लगती, रूम के किसी एक कॉर्नर में घंटी बजाई जाती, घंटी बजती और वो डॉग वो डायरेक्शन में देखे और वहां पर रोटी आके गिरती। जैसे रोटी आके गिरी, ये डॉग दौड़ा दौड़ा वहां पर जाता, रोटी खा लेता।
2-3 घंटे के बाद फिर से घंटी बजी, डॉग ने वहां पर देखा और जैसे ही देखा डॉग दौड़ा दौड़ा वहां पर गया और रोटी को खा लिया। अब ये सेम चीज यहाँ पर भी 3 दिन तक हुई और आफ्टर 3 days ऑफ टाइम दोस्तों आज सुबह में डॉग उठता है। जैसे ही ये डॉग उठता है उसके बाद में समहाउ घंटी बजती है, बट घंटी बजने के बाद रोटी गिरती नहीं। बट फिर भी ये डॉग दौड़ा दौड़ा वहां पर जाता है और वहां पर वेट करता है कि मुझे रोटी मिलेगी ही मिलेगी। थोड़े समय के बाद फिर से रूम के और एक कॉर्नर के अंदर घंटी बजती है और जैसे ही घंटी बजती है डॉग वहां पर जाता है एंड जैसे ही वहां पर जाता है रोटी नहीं मिलती और फिर से घंटी बजती है, वहां पर जाता है और कहीं पर घंटी बजती है, वहां पर जाता है। वो हमेशा घंटी की आवाज को फॉलो करता रहता है। रोटी ना मिलने के बावजूद भी वो अपनी उम्मीद को नहीं हारता है। मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, ये रूम ए जहां पर करंट था, रूम बी जहां पर घंटी थी, दोनों जगह पर रोटी थी, बट एक जगह पर रोटी के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस जोड़ा गया था और एक जगह पर रोटी के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस जोड़ा गया था। तो जहां पर रोटी नहीं मिल रही थी बट वहां पर प्रीवियसली पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, तो वहां पर उसका जो मैं कहूँगा पेशेंस था, उसको ऐसा सोच था कि मुझे रोटी मिलेगी ही मिलेगी। एंड दोस्तों वहां पर रोटी मिल रही थी बट फिर भी वो खाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वहां पर करंट जुड़ा हुआ था, नेगेटिव एसोसिएशन था। क्लियर है दोस्तों? ना मैं आपको बताऊं, जरा सोचें, यदि आप वैसा मान के चले कि ये जो रोटी है उसकी जगह पर आपके बच्चे का पढ़ाई है, स्टडी है, और शायद ये जो करंट है और ये जो घंटी है, वो करंट या घंटी एज अ मदर, एज अ फादर या मे बी एज अ टीचर आपके बच्चे को पढ़ाने का तरीका या उसके साथ डील करने का तरीका है। एंड दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा सोचे, आज अराउंड सर्वे ये कहता है कि 79 to 80% आर द स्टूडेंट्स कि जिनका स्टडी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ज्यादातर मैं आपको पूछना चाहता हूं, बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को लिखाने के लिए, बच्चे के होमवर्क को लेकर, बच्चे के एग्जाम को लेकर बच्चे को स्ट्रेस दिया जाता है या बच्चे को स्माइल दी जाती है? बच्चे को नेगेटिवली प्रेशराइज किया जाता है या बच्चे को पॉजिटिवली इंस्पायर किया जाता है? तो ज्यादातर केस में बच्चे को लिखाने के लिए मे भी शायद जब भी हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं या ऊंची आवाज में बात करते हैं, मे भी शायद हम डांटते हैं बच्चे को। तो दोस्तों ऐसे 3 मेजर मिस्टेक करते हैं मम्मी पापा, जिसके कारण वो स्टडी को लेकर, बच्चे का स्टडी को लेकर या अपनी एग्जाम को लेकर नेगेटिव एसोसिएशन हो जाता है लाइक करंट। उसमें पहली मिस्टेक जो होती है एंड दैट इज रीडिंग जो सेशन होता है वो शायद उसके लिए स्क्रीमिंग सेशन हो जाता है और पुट डाउन सेशन हो जाता है। तू तो पढ़ता ही नहीं है, तेरा ध्यान पढ़ने में है ही नहीं, तू नहीं पढ़ेगा तो बड़ा हो के क्या रिक्शा चलाएगा, वगैरह वगैरह। या फिर कई बार बच्चों को डर दिखाया जाता है कि तू नहीं पढ़ेगा तो तुझे मैं हॉस्टल में डाल दूंगा या हॉस्टल में डाल दूंगी। सो दोस्तों जरा सोचे, आप जब ऐसा कोई भी नेगेटिव सजेशन आउट ऑफ योर इमोशंस, आउट ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन जब आपके बच्चे को कह रहे हैं, माने न माने वो मिशिगन यूनिवर्सिटी का रिसर्च याद करे कि वो डॉग को करंट मिलेगा तो वो रोटी जिससे उसका जीवन उसको मिल सकता है, इतना इंपॉर्टेंट रोटी है, बट फिर भी वो खाना नहीं चाहता। सेम वे वो स्टडी के साथ, वो लिखने के साथ, पेन पकड़ने को लेकर या गंदे हैंडराइटिंग को लेकर जब बार बार बच्चे को डांटा जाए, बार बार बच्चे को टोका जाए, ये स्टडी भी उसके लिए जरूरी है, वो बच्चा भी जानता है, बट आउट ऑफ दैट नेगेटिव एसोसिएशन बच्चा स्टडी करना नहीं चाहता। तो क्या आपसे ये गलती हो रही है? तो मैं चाहता हूं कि आप टाइप करके मुझे बताएं। सेकंड जो मिस्टेक होती है, ज्यादातर दोस्तों आज इंग्लिश का कल्चर चल रहा है और मेजोरिटी ऑफ द घर के अंदर इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं होता एंड वो बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर डाला जाता है। सो कई बार बच्चों को उनका जो लेवल है स्टडी का या मे बी मैं कहूँगा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट बुक पढ़ने के लिए बोली जाती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर बच्चा मदर टंग में पढ़े वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, बट यदि आपको वैसा लगता है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े उसके बेटर फ्यूचर के लिए, तो दोस्तों घर के अंदर इंग्लिश का एनवायरनमेंट होना चाहिए। और इनफैक्ट यदि आप बच्चों को इंग्लिश में प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसका मेरा एक वीडियो भी है कि बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना कैसे सिखाए या बोलना कैसे सिखाए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये वीडियो खत्म करने के बाद आई वुड रेकमेंड वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन यदि आपके साथ शेयर करूँ, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गुजराती है, मे बी पंजाबी है, मे बी मराठी है, ऑल ऑफ सडन रातों रात आप इंग्लिश नहीं जान सकते और बच्चे को इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है।
सो यहाँ पर एक जो काइंड ऑफ जो सॉल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो बच्चे की जो भी टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक को मदर टंग में और जो स्कूल की डिमांड है वैसे वो इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज के अंदर आप ऑर्डर करें। सबसे पहले बच्चे के साथ आप बैठते हुए आपको क्या करना है, वो मराठी या वो गुजराती या वो तमिल या वो तेलुगु जो भी आपकी मदर टंग है, वो मदर टंग में आप बच्चे के साथ कंफर्टेबली वो बुक को या वो चैप्टर को पढ़े, वो चैप्टर बच्चा भी पढ़े एंड वो चैप्टर के अंदर से उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो 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 काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि उसका जो ऑब्जर्वेशन है या जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ के वस्तु के ऊपर आप डिस्कशन करें। सो जब आपको पता चल जाता है कि बच्चे को पता चल चुका है कि ये लेसन का हार्ट क्या है, ये लेसन हमें क्या टीच करना चाहता है, एंड देन आई वुड रिकमेंड कि वो बच्चे को फिर वो इंग्लिश की उसकी स्कूल की बुक दीजिए एंड आस्क हिम कि बेटा अब यही चीज़ को तुझे इंग्लिश में बोलना कैसे, इंग्लिश में लिखना कैसे, अब उसकी तो प्रैक्टिस कर एंड यू विल सी कि आपके बच्चे को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों, मे भी शायद ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर वो एनवायरनमेंट नहीं और बच्चे को फोर्सफुली उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसका जो रीडिंग का या जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश में उसको पढ़ना पड़ता है। सो एक सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया हुआ है, बट क्या ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप टाइप करके मुझे बताएं। एंड नंबर 3 जो मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा के द्वारा बच्चे के वीक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। सो बच्चे के 6 या 7 जो भी सब्जेक्ट्स हो उसमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे के फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें बच्चा ईजिली इंटरेस्टेड होता है और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, और 2, 3 या 4 सब्जेक्ट वैसे होते हैं जो शायद उसके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ एज अ मदर एज अ फादर, आप बच्चे का सपोज इंग्लिश पावरफुल है और मैथ्स वीक है, कोई बच्चे का मैथ्स पावरफुल हो सकता है, इंग्लिश वीक हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ एज अ मदर एज अ फादर, आज के बाद बच्चे के वो वीक सब्जेक्ट के ऊपर अब जितना ज़्यादा फोकस करेंगे बच्चे को करंट ज़्यादा महसूस होगा, और जितना बच्चे को करंट महसूस होगा उतना बच्चा उसकी स्टडी से दूर जाना चाहेगा। सो नाउ एज अ मदर एज अ फादर हमें क्या करना चाहिए, उसका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसका जो लाइकिंग वाला सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो बच्चे का इंग्लिश पावरफुल है तो इंग्लिश को और ज़्यादा शार्प कैसे करें उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बच्चे का मैथ्स यदि पावरफुल है तो बच्चे को मे भी शायद वैदिक मैथ्स, अबाकस या ऐसी अलग अलग चीज़ें सिखाते हुए उसके मैथ्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मैथ्स का जो स्ट्रेंथ है, उसको और ज़्यादा हमें एनहांस या इम्प्रूव करना चाहिए। पर दोस्तों, ये 3 में से व्हाट डू यू फील कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके कारण आपके बच्चे का स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है? मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से कॉमेंट करके बताएं। एंड नाउ अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में जानने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूँगा एंड कुछ साइंटिफिक टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूँगा। एंड दोस्तों, पहली चीज़ जो मुझे लगता है एज अ मदर एज अ फादर ज़्यादातर आज मम्मी पापा भूल चुके हैं, पर मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, आपके बच्चे को घर के अंदर पेरेंट की ज़रूरत है। घर के अंदर उसको दूसरे टीचर की ज़रूरत नहीं है। वो टीचर के पास पढ़ाई करके आया है, वो ट्यूशन में या स्कूल में उसको टीचर की ज़रूरत है, घर में उसको पेरेंट की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी मम्मियाँ मम्मी बनना छोड़ के टीचर बन जाती है, बच्चों को फिर से पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देती है। दोस्तों, मैं पहली चीज़ आपको याद कराना चाहता हूँ, एज अ मदर एज अ फादर आपका रोल बच्चे का पहले पेरेंट बनने का है। टीचर आज कोई अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, आप टीचर रिप्लेस कर सकते हैं। एक से ज़्यादा दूसरे टैलेंट वाले टीचर और उससे भी और बड़ी टैलेंट वाले टीचर को आप हायर कर सकते हैं, पर दोस्तों देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर द पेरेंट्स। एंड इसीलिए वेरी फर्स्ट एटीट्यूड जो हमें रखना है, एंड दैट इज़ मैं मेरे बच्चे की टैलेंट के ऊपर या मैं मेरे बच्चे के पेरेंट बनने के ऊपर फोकस करूँगा, एंड मैं मेरे बच्चे की टैलेंट एंड ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूँगा। यदि एज अ वाइफ आप ये वीडियो देख रहे हैं या एज अ हस्बैंड आप वीडियो देख रहे हैं, ज़रा सोचिए आपके हस्बैंड CEO है, मे बी शायद आपके हस्बैंड कोई कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मे बी शायद पुलिस है, मे बी शायद IAS ऑफिसर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ज़रा सोचिए आपके वो स्पाउस जब घर पे आए तो आपको IAS ऑफिसर घर पे चाहिए, वो CEO घर पे चाहिए कि हस्बैंड या वाइफ घर पे चाहिए? मैं चाहता हूँ इसका तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे जवाब दे। तो अब सभी लोगों का रिप्लाई होगा, मुझे घर पे वो हस्बैंड या तो वाइफ चाहिए। वो CEO का एटीट्यूड या वो चेयरमैन का एटीट्यूड या वो IAS का एटीट्यूड घर पे लेकर आए तो वो व्यक्ति हमें ज़रा भी पसंद नहीं आएगा। अग्री करते तो ये सुनो। सेम में मैं कहना चाहता हूँ, आपको वो पर्सन चाहिए जो आपकी केयर करे।
सेम में बच्चे को भी वो पर्सन चाहिए जो उसकी केयर करे। तो वो पढ़ना पूरे मन से शुरू कर देगा, पर उसको वो केयर करने वाला, वो एक मम्मी या वो एक पापा जो उसको अनकंडीशनल लव दे पाए, वैसा एक्सपीरियंस करना होता है। और इसीलिए दोस्तों वेरी फर्स्ट थिंग, आज के बाद आप टाइप करें कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं मम्मी हूँ या मैं पापा हूँ, जो भी आप पर्टिकुलरली है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं। एंड आप मम्मी एंड पापा पहले बने, टीचर आप हायर कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है। नाउ दोस्तों मैं साइंटिफिक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज आज के बाद आप लिखने से ज्यादा बच्चों की 5 सेंसेस डेवलप करने के ऊपर फोकस करें। सी फ्रेंड्स, जरा एज अ मदर, एज अ फादर, हमें बच्चों का ब्रेन डेवलप करना होता है। काफी सारे पेरेंट्स मुझे ये भी कहते हैं कि हम बच्चों के ब्रेन को कैसे डेवलप करें, पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने बड़ी प्यारी सी बात कही हुई थी, एंड दैट इज साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। आई रिपीट, साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड मीन्स व्हाट? यदि बॉडी पावरफुल होगा तो माइंड पावरफुल होगा। उसको मैं अलग एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आपके साथ शेयर करूं तो जरा सोचे कि एक बच्चा जो एक कार, जैसे फरारी कार, उसका इंजन बहुत ही पावरफुल इंजन, 4000 सीसी का इंजन। वो जो 4000 सीसी का इंजन है, वो इंजन को यदि हम ले और वो इंजन को हम मारुति फ्रंटी के अंदर, मारुति 800 कार के बॉडी के अंदर यदि लगा दे, एंड दोस्तों वो मारुति 800 जिसके अंदर 4000 सीसी का इंजन, पावरफुल इंजन हो, वो कार को हम ड्राइव करें, तो दोस्तों डू यू फील कि वो कार प्रॉपरली स्टेबलनेस के साथ वो अच्छी तरीके से चल पाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि जितना पावरफुल इंजन है उतना पावरफुल चेसिस, उतना पावरफुल बॉडी भी होना चाहिए। अदरवाइज गाड़ी भागेगा नहीं, और यदि गाड़ी भागेगा तो जब ब्रेक मारेंगे तो उस समय पे गाड़ी रुकेगा नहीं। सो वो पावरफुल इंजन को चलाने के लिए या वो गाड़ी को ब्रेक मारे, वो इंजन को रोकने के लिए भी उतना पावर, उतना स्ट्रेंथ वो चेसिस के अंदर होना जरूरी है। अग्री करते तो सही है? सुनो, सो नाउ मैं आपको कहना चाहता हूं, अब मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा लिखता नहीं है, साइंटिफिकली मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, तो ये 5 सेंसेस का काम है। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, वो प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है। साइंटिफिकली मैं कहूं तो मेरा बच्चा दूर की चीज वस्तुएं, वो सनसेट, वो सनराइज देखता नहीं है, वो प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा लिखता नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बच्चा उंगलियों का इस्तेमाल या हाथों का इस्तेमाल वीडियो गेम के बिना करता नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इसीलिए फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद आपके बच्चे की 5 सेंसेस जो है ना, उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। और मैं भी शायद 5 सेंसेस की डेवलपमेंट की कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, यदि आप वैसा चाहते हैं कि वो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वो टॉपिक के ऊपर भी मैं थोड़े समय के अंदर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। पर दोस्तों जरा सोचे, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे का लिखना इज ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। एंड जब बच्चे का पढ़ना होता है तो दैट इज आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन। अब जरा सोचे कि मेरा बच्चा सपोज बैडमिंटन खेलता है, मेरा बच्चा टेनिस खेलता है, तो वहां पर हैंड का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है। एट द वेरी सेम टाइम वो जो बॉल सामने से आ रहा है टेनिस खेलते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त, वो उसको जज करने के लिए भी आई एंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। सो एज अ मदर, एज अ फादर, मेरा बच्चा लिखेगा नहीं तो चलेगा, वो लिखाने का काम टीचर का है। मेरा काम एज अ पेरेंट के तौर पे है कि मेरा बच्चा आधा घंटा, 1 घंटा फुटबॉल खेले, टेनिस खेले, कैरम खेले, 3D इमेजिनेशन इंप्रूव हो। वैसे कोई ना कोई गेम जहां पर निशान ताकने की बात आती हो, जहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी हो। सो दोस्तों वैसी कौन सी गेम है जो आप आपके बच्चों के साथ खेलेंगे या आपके बच्चों को वो गेम खेलने के लिए आप इंस्पायर करेंगे? तो दोस्तों मेरा बच्चा शायद नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, बट मेरा बच्चा 1 घंटा टेबल टेनिस या बैडमिंटन या मे बी शायद टेनिस, ऐसी कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए। दैट शुड बी द टारगेट एज अ मदर, एज अ फादर। एंड दोस्तों बिकॉज ऑफ दैट, जब आपके बच्चों की ये 5 सेंसेस अच्छी तरीके से डेवलप होगी, ब्रेन एंड हैंड, ब्रेन एंड सेंसेस का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, तो आउटकम इज अ स्टडी, आउटकम इज अ राइटिंग, आउटकम इज अ रीडिंग। दोस्तों रीडिंग पे फोकस ना करें, ये सेंसेस को डेवलप करने के ऊपर फोकस करें। एंड जब ये सेंसेस डेवलप होगी, बॉडी पावरफुल होगी, तो बाद में इंजन बैठ सकता है। दोस्तों ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप का यदि जो आउटर बॉडी है वो यदि स्ट्रेंथ वाला होगा तो सॉफ्टवेयर तो कभी भी डाला जा सकता है। आज में भी शायद 30 की एज पे या में भी 40 की एज पे आप पेरेंटिंग सीख रहे, आपका भी सॉफ्टवेयर आप अपडेट कर रहे, बट वो तभी कर पा रहे जब आपका बॉडी आपको साथ दे। सो दोस्तों
आज के बाद आपको कौन सी ट्यूबलाइट हुई, मैं चाहता हूँ कि आप टाइप करके बताएं। यदि आपको ट्यूबलाइट हुई है तो TL टाइप करके बताएं कि मेरे बच्चे के ब्रेन एंड सेंसेस के कोऑर्डिनेशन के ऊपर मुझे फोकस करना है, वो एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा बच्चा जाए, वहाँ पर मेरा फोकस होना चाहिए। और यदि आपको ट्यूबलाइट हुई है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से TL करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले। एंड दोस्तों, इसके बारे में और ज़्यादा सेंसरी डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पेरेंटिंग के वर्कशॉप के अंदर भी इसके बारे में पूरा मॉड्यूल है। सो इन एनी सिचुएशन, यदि आपको वैसा लगता है कि यूट्यूब की वीडियोस से आपको हेल्प हुई है और आपको लगता है कि मुझे एडवांस प्रोफेशनल चीज़ें सीखनी है, तो दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8000333366 के ऊपर कॉल करते हुए पेरेंटिंग वर्कशॉप के बारे में भी चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। नाउ, अब दोस्तों, जब भी मेरे बच्चे का काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या मैं उसके बारे में मैं जब बात करता हूँ, तो हमें क्या करना है, तो मेरे बच्चे का रूटीन बनाना है। कोई भी चीज़ वस्तु जब बच्चा रूटीन में करना शुरू करेगा, सो ऑटोमेटिकली बच्चे की हैबिट हो जाएगी, और जब बच्चे की हैबिट होगी, वो काम, वो परफॉर्मेंस करना बच्चों के लिए स्टडी के अंदर वो ईजी हो जाएगा। सो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, यहाँ पर यदि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्या आप अग्री करते हैं कि बच्चों को स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा देखने की इच्छा होती है, फिर यदि टाइम बचे तो स्पोर्ट्स करना है, और फिर यदि टाइम बचे और एनर्जी बचे तो ही उनको स्टडी करना होता है। ज़्यादातर बच्चों के लिए ये प्रायोरिटी है। पर दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज के बाद हमें क्या करना है, बच्चों के लिए ये प्रायोरिटी हमें साथ में मिलते हुए सेट करनी है कि बच्चे को बिठाना है और कहना है कि बेटा, तुझे स्क्रीन देखना है तो देख सकता है, कोई बात नहीं, बट हमारे घर के अंदर एक नियम है। नियम ये है कि तेरा जो स्टडी है, तेरा जो होमवर्क है, वो सबसे पहले तुझे कंप्लीट करना है। सो स्कूल से आने के बाद, फ्रेश होने के बाद, फर्स्ट टास्क यू हैव टू फिनिश एंड दैट इज योर स्टडी। नंबर 2 एंड दैट इज उसके बाद आपका फिजिकल एक्टिविटी, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो भी आप आपके बच्चे के साथ म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, वो स्पोर्ट्स होना चाहिए, वो फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, वो पसीना आना चाहिए, बच्चा मिट्टी में खेलना चाहिए। मिट्टी से और पसीने से लथपथ बच्चा जब घर में आता है, उसके बाद में रिवॉर्ड के तौर पे उसको आधा घंटा या 1 घंटा स्क्रीन मिलना चाहिए। दोस्तों, यदि हम ये हायरार्की को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है हम हमारे बच्चों का स्टडी के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दूं दोस्तों, गुलाब जामुन या जो डेजर्ट होता है ना, वो होता है स्क्रीन की तरह। वो यदि हम पहले खाना खा लेंगे, खाने के पहले यदि खा लेंगे, तो दोस्तों वो डेजर्ट खाने के बाद, वो स्वीट खाने के बाद हमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी वो अच्छी नहीं लगेगी। बट यदि हमने वो रोटी, दाल, चावल, सब्जी वो हमने खा ली है, उसके बाद में गुलाब जामुन एज ए ट्रीट के तौर पर, एज ए डेजर्ट के तौर पे लास्ट में मिलता है, तो सब्जी भी खत्म होती है और स्वीट माने डेजर्ट भी हमें मिलता है, तो वो हम अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो हेल्थ भी होना चाहिए, टेस्ट भी होना चाहिए, तो हमारा डाइट अच्छा होगा। सेम में यदि ये 3 सीक्वेंस को यदि हम फॉलो करेंगे तो बच्चों का मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। सो आज के बाद यदि आपको लगता है कि ये सीक्वेंस बहुत ही पावरफुल है, तो मैं चाहता हूँ तीनों के 3 सीक्वेंस को आप जल्दी से टाइप करके बताएं। वेरी फर्स्ट स्टडी, सेकेंड स्पोर्ट्स एंड देन आफ्टर स्क्रीन। उससे पहले कुछ भी हो जाए, बच्चे को टीवी या मोबाइल या उसका एक्सपोजर देना नहीं है, जब तक उसका स्टडी खत्म नहीं होता, जब तक उसका स्पोर्ट्स खत्म नहीं होता। ये प्रॉमिस मैं चाहता हूं कि आप मुझे दें। सो ये यदि रूल आप मदर फादर आप दोनों साथ में बैठ के बच्चे के साथ शेयर करेंगे, बच्चा डेफिनेटली उसे फॉलो करेगा। एंड दोस्तों, साथ ही साथ में यदि बच्चे का स्टडी के अंदर आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ बच्चे का राइट ब्रेन का यूज़ करना शुरू करें। एंड राइट ब्रेन क्या है दोस्तों, मैं यदि आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पर यदि हम ये हिस्से को पकड़े तो ये लेफ्ट ब्रेन है, ये वाला पार्ट, एंड दैट इज द बच्चे का राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, आंकड़ों का काम करता है, इस तरीके से लॉजिकल ब्रेन है। और जो राइट साइड वाला जो ब्रेन है, मैं कहना चाहता हूँ वो क्रिएटिव ब्रेन है, वो इमेजिनरी या इमेजिनेशन का काम करता है। राइट ब्रेन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेव होती है वो 90% तक याद आती है, और जो इंफॉर्मेशन बच्चे के लेफ्ट ब्रेन में सेव होती है वो ऑन एन एवरेज 10%। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, लैंग्वेज इज लेफ्ट ब्रेन एंड म्यूजिक और सॉन्ग्स जो है वो दैट इज राइट ब्रेन। मैं यदि आपको पूछूं कि मे बी शायद आज मॉर्निंग में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसकी हेडलाइन क्या थी, या 2-4-5 दिन पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ा हो उसकी हेडलाइन, तो शायद आपको याद नहीं होगी। बट यदि मैं आपको 20 साल पुराना या 25 साल पुराना कोई गाना रेडियो पे बजे, जो शायद आपने 10 साल से सुना भी ना हो, पर दोस्तों 10 साल के बाद भी वो गाना हम साथ में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, 10 साल के बाद भी वो गाना हमको याद है,
बिकॉज कि वो जो गाना है वो कौन से ब्रेन में सेव होता है जल्दी से, राइट ब्रेन में, और जो स्टडी है, जो रीडिंग है, जो लर्निंग है, वो कौन से ब्रेन में सेव होता है, लेफ्ट ब्रेन में। सो नाउ अब द कैच इज कि आपका बच्चा जब भी कोई भी चीज़ वस्तु को कलरफुल तरीके से देखता है या मे बी राइम के माध्यम से देखता है या सुनता है, तो वो चीज़ वस्तु उसके राइट ब्रेन में सेव होती है। सो एग्जाम्पल देने जाऊँ, बच्चा नॉर्मल स्टडी करे उससे पहले में भी शायद अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या सीरीज होती है, आई वुड रिकमेंड उसमें बच्चा वो टॉपिक को लेकर एक वीडियो देख ले, एनिमेशन देखे, और उसके बाद में जब बच्चा वो टॉपिक को पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन उसके राइट ब्रेन में सेव होगी। या फिर नंबर 2, वो कोई भी टॉपिक के मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसका काइंड ऑफ सॉन्ग जैसा कुछ कन्वर्ट करे, एंड मे बी शायद सिंग योर आंसर इज द टेक्निक, कि जिसके थ्रू वो सॉन्ग जो पर्टिकुलर उसका फेवरेट सॉन्ग है, उसका जो डिफिकल्ट आंसर है उसको वो सॉन्ग में कन्वर्ट करेगा, फिर वो सॉन्ग गाना गाएगा, उससे वो याद रख सकता है। या फिर नंबर 3, मेमोरी चार्ट करके एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू, या माइंड मैपिंग इज द टेक्निक, कि जिसके थ्रू उसका जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आंसर है उसको एक पिक्चर में वो कन्वर्ट कर सकता है, राइट, मैपिंग कर सकता है, एंड वो पिक्चर को देख के फिर वो चाहे तो रिवाइज कर सकता है। सो ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है जो बच्चे के राइट ब्रेन को डेवलप करने को लेकर हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सीधा मैं ट्रेन करो कि वो उसकी स्टडी को लेकर या उसकी एग्जाम को लेकर राइट ब्रेन का यूज़ कैसे करे, उसके गोल को कैसे सेट करें, तो दोस्तों मेरा वर्कशॉप है कॉल्ड एन्जॉय योर एग्जाम्स वर्कशॉप, जहाँ पर आपके बच्चे को 5 डेज़ का ये वर्कशॉप होता है, जहाँ पर आपके बच्चे को मैं खुद ही ट्रेन करता हूँ कि उनको गोल कैसे सेट करना चाहिए, उनका विजन बोर्ड कैसा होना चाहिए, मम्मी पापा के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए, स्टडी के अंदर राइट ब्रेन का यूज़ कैसे करना चाहिए, और अलग अलग टोटल 30 से ज़्यादा अलग अलग टेक्निक्स में उनके साथ शेयर करता हूँ। एंड यदि आपको वैसा है कि वो वर्कशॉप की आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या वो वर्कशॉप को आप एनरोल करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 8000333366 पे कॉल कर सकते हैं, एंड या फिर आप हमारी वेबसाइट से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। नाउ दोस्तों, अब बहुत ही पावरफुल चीज़ है, एंड दैट इज़ बच्चों के लिए योगा या मेडिटेशन। मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिससे बच्चे का स्टडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, ये मेमोरी पावर, ये तीनों की 3 चीज़ इंप्रूव होती हैं। एंड आपके बच्चे का स्टडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो, उसका ही मेडिटेशन हो तो दोस्तों ये मेडिटेशन यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 1.5 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, एंड सारे बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। सो मे बी आप चाहे तो उसकी मैं यूट्यूब की लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। या फिर नंबर 2, यदि वो मेडिटेशन आपके बच्चे को आप करवाना चाहते हैं तो मेरी मोबाइल ऐप है कॉल्ड परीक्षित जोबनपुत्रा लाइफ कोच, उसमें मेडिटेशन का सेक्शन है, और मेडिटेशन के सेक्शन के अंदर बच्चों के लिए कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर बढ़ाने का वो मेडिटेशन वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप ये ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करते हुए आपके बच्चे को वो मेडिटेशन नेक्स्ट 30 डेज तक करवाए। गारंटी के साथ कहता हूँ, जो बच्चा ये 30 डेज तक मेडिटेशन करता है उनका स्टडी के अंदर कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, उनका मेमोरी पावर बढ़ता है, स्टडी के अंदर उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। सो दोस्तों, आई वुड रिकमेंड कि जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें, और ये मेडिटेशन यदि बच्चा 6 साल या उससे ऊपर का है उनके लिए ये मेडिटेशन बेहद ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ में मे बी मनी को लेकर, मे बी पेरेंटिंग को लेकर, और 7 चक्र बैलेंसिंग को लेकर ऐसे काफ़ी सारे फ्री मेडिटेशंस भी ये ऐप के अंदर आपके लिए हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि वो उसे डाउनलोड करें। एंड नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टेक्निक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज बच्चों के रिजल्ट के ऊपर नहीं, उनके एफर्ट के ऊपर फोकस करें। आई रिपीट, बच्चों के रिजल्ट के ऊपर नहीं, उनके एफर्ट के ऊपर फोकस करें। सो एज अ मदर, एज अ फादर, बच्चे के कितने परसेंटेज आए उससे अच्छा बच्चे ने ये परसेंटेज लाने के लिए कितना राइटिंग प्रैक्टिस किया था उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। दोस्तों, जब आप फोकस रिजल्ट के ऊपर करते हैं तो शायद दुर्योधन तैयार होता है। याद करें महाभारत के अंदर कि दुर्योधन के पापा के द्वारा हमेशा उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करी जाती थी। तुझे राजा बनना है, तुझे ही मेरी राजगद्दी पे बैठना है। दैट वाज द कम्युनिकेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। मे बी भलाल देव के पिता के द्वारा वही बात बताई जाती थी कि तुझे राजा बनना है, तुझे राजा बनना है, तुझे उत्तराधिकारी बनना है। पर दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, मे बी बाहुबली, मे बी अर्जुन हो, वहाँ पर प्रोसेस ड्रिवन कम्युनिकेशन मम्मियों के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, आपका बच्चा आज 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठा, बोले आधा ही लेसन कंप्लीट हुआ। सो उसको क्रिटिसाइज करने की जगह उसको आप अप्रिशिएट करें कि बेटा आज तूने 1 घंटे पूरे एफर्ट के साथ जो तू बैठा
काबिल तारीफ है। सो आज की बात बच्चे के वो एफर्ट को आप अप्रिशिएट करने की शुरुआत करें। एंड दोस्तों, जब आप एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे ना, बच्चा नेक्स्ट टाइम वो 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा बैठना चाहेगा, 1.25 घंटे की जगह 1.5 घंटा बैठना चाहेगा। बट दोस्तों, यदि आपने रिजल्ट के ऊपर फोकस किया तो बच्चा कुछ भी करके रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहेगा, चाहे अच्छे तरीके से या अच्छे रास्ते से या बुरे रास्ते से। और ज़्यादातर उसमें बच्चे गलत रास्ते ही चूज़ करते हैं टू गेट दैट रिजल्ट, एंड इसीलिए वो भलाल देव या मैं भी दुर्योधन की तरह तैयार होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के बाद आपके बच्चे के कम मार्क्स आए चलेगा, बट मैं कहना चाहता हूँ बच्चे को अप्रिशिएट करें कि बेटा अच्छी बात यह है कि तूने चोरी करके ज़्यादा मार्क्स लाए, उससे अच्छा तू ऑनेस्टी के साथ, तेरी जो एफर्ट से उसके साथ तू भले 35% लाया। वो बात को जब आप अप्रिशिएट करेंगे, बच्चा नेक्स्ट टाइम मेहनत पे फोकस करेगा, एंड मेहनत पे फोकस करेगा तो डेफिनेटली आपका बच्चा उसके जीवन के अंदर आगे बढ़ने के चांसेस है, उसका स्टडी इम्प्रूव होने के चांसेस है, उसके मार्क्स बेहतर होने के चांसेस है। एग्री करते हैं दोस्तों, ये सुनो। एंड दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप दूसरे पेरेंट्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। एंड ये जो हमने 5 की 5 टेक्निक्स देखी, 3 मिस्टेक देखी, एंड एक साइकोलॉजिकल रिसर्च देखा, इसमें से कौन सी चीज़ है जो आपके लिए वाव मोमेंट थी, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। एंड यदि आप मुझे पर्सनली लाइव मिलना चाहते हैं तो संडे को, आने वाले संडे को मेरा लाइव वेबिनार है, आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। वहाँ पर जाते हुए आप मुझे लाइव मिल सकते हैं वो लाइव वेबिनार के लिए। आप सभी लोगों के प्यार एंड आप सभी लोगों का जो रिस्पेक्ट एंड आपकी जो भी कमेंट्स पॉजिटिव होती है, वो सारी की सारी ये वीडियोस के नीचे मैं पढ़ता हूँ। एंड दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऐसे ऑन एन एवरेज 350 से ज़्यादा पॉजिटिव वीडियोस है जो आपके बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए आपको काम में आ सकते हैं। सो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स से शेयर करें और उनकी भी मदद करें कि उनके बच्चे के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके मार्क्स बढ़े और उनकी पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। सो ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक बाय बाय, टेक केयर।